नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीति सिद्ध काव्य धारा के बारे में। इसके पिछले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था रीतिबद्ध काव्य धारा के बारे में और केशव के बारे में, पद्माकर के बारे में हमने कवर किया था पिछले लेक्चर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीति सिद्ध काव्य धारा। इसमें विशेषतः हम डिस्कस करेंगे बिहारी लाल के बारे में। बिहारी हमारे सिलेबस 1 में भी हैं और सिलेबस 2 में भी हैं। सिलेबस 1-2 का मतलब यह है पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 में उनके दोहे हैं, बिहारी सतसई के दोहे, आरंभिक 100 दोहे हमारे यूपीएससी के सिलेबस में हैं। और पेपर 1 में जब हम पढ़ते हैं रीतिकाल का साहित्य, तो रीतिकाल में बिहारी एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में देखे जाते हैं। अब हम बात करें कि रीति सिद्ध और रीतिबद्ध में अंतर क्या है। मैंने कुछ बातें तो बेसिक बातें बता दी हैं। आज की क्लास में सबसे पहली चीज ये है कि रीति सिद्ध काव्य धारा का जो कवि होगा वो लक्षण ग्रंथों का अनुसरण नहीं करेगा, बल्कि लक्षणों को ध्यान में रखकर रचना करेगा। ठीक। दूसरी बात है, वो किसी प्रकार के काव्य शास्त्र के सिद्धांतों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। उसने अलंकार, रस, ध्वनि, नायिका भेद वगैरह जो है वो उस चीज को कवर तो करेगा, लेकिन मतलब उसके बारे में वो चर्चा करेगा, मगर प्रत्यक्ष निरूपण नहीं करेगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं वो बिहारी लाल हैं। इनकी जो रचनाएं होंगी वो किसी न किसी सिद्धांत को आधार बनाकर लिखी जाएंगी। इनकी यानी कि रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों की जो रचनाएं होंगी वो किसी न किसी सिद्धांत को आधार बनाकर लिखी जाती हैं। पूर्णतः श्रृंगार परक कविताएं होंगी, भोग प्रधान कविताएं होंगी, सामंतवाद, आप कह सकते हैं कि राजाओं की प्रशंसा करनी है इनको, तो ये पूरा क्रीड़ा परक, भोग प्रधान आपको कविताएं इसमें देखने को मिलेंगी। बिहारी इसके अग्रणी कवि हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि बिहारी की सारे दोहे जो हैं वो भोग प्रधान है, मगर हाँ मैक्सिमम उनके दोहे जो हैं वो भोग प्रधान है। एक उदाहरण देखते हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन हीसो बात। ये जो आपको एक दोहा देखने को मिला है ये बिहारी का दोहा है। और इस दोहे में क्या है कि नायक और नायिका जो हैं वो एक घर में है, भवन में है, और उसमें लोग हैं, काफी सारे लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, और वो सिर्फ नैनों से ही आपस में बात कर लेते हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, काफी इंपॉर्टेंट दोहा, आपको याद रखना है, क्योंकि बिहारी के बारे में जब हम लिखेंगे तो इस दोहे को विशेष करके लिखना है आपको, और उसके साथ साथ इसके अर्थ भी मैं अभी आगे चल के बताऊंगा। इसमें देखिए कितनी चीजें हो रही हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, ये पहला जो लाइन है, पहली जो लाइन है इस दोहे की, पहली पंक्ति जो है, उस पहली पंक्ति में 7 प्रकार की चीजों का चित्रण किया गया, 7 भावों का चित्रण किया गया है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन हीसो बात। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें बिहारी लाल के बारे में, तो बिहारी लाल रीति सिद्ध काव्य धारा के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो आपको दिख रहा होगा, 1595 से 1663, ये इनका टाइम पीरियड है। इनकी कविताएं जो हैं वो सामंती वैभव और विलास की कविता है। सामंतवाद आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि सामंत का मतलब क्या होता है। राजा को यहाँ पे खुश करना है, अमीरों को खुश करना है, इसलिए जो कविता होगी वो विलासपूर्ण कविताएं होंगी। विलास, उनकी कविता में जो है वो विलास आपको देखने को मिलेगा। एक ग्रंथ इन्होंने सिर्फ लिखा और उस ग्रंथ का नाम है बिहारी सतसई, जिसमें कुल 713 छंद आपको देखने को मिलेंगे। वो दोहे हैं, 713 दोहे देखने को मिलेंगे। अब हम बात करें ग्रियर्सन के बारे में, तो जब हमने इतिहास की बात की थी, हिंदी साहित्य के इतिहास की चर्चा की थी, जो पहला वीडियो था उसमें मैंने जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में भी चर्चा की थी। अब जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य का, उसके बारे में मैंने वहां पे प्रकाश डाला हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। इन्होंने कहा बिहारी के बारे में, जॉर्ज ग्रियर्सन का एक स्टेटमेंट है वो आपको याद रखना होगा, पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। ग्रियर्सन ये मानते हैं कि बिहारी की जो रचनाएं हैं उनकी बराबरी पूरे यूरोप का कोई एक भी कवि ऐसा नहीं है जो रीति सिद्ध काव्य धारा के अग्रणी कवि जो हैं बिहारी लाल, इनकी बराबरी कर सके। उनको पूरे यूरोप में ऐसा कोई कवि नहीं मिलता है। अब जब भी हम किसी रचना की बात करते हैं, किसी रचनाकार की बात करते हैं, तो उस रचनाकार का रचना के प्रति दृष्टिकोण क्या था ये भी हम देखते हैं। बिहारी का मानना यह था कि कविता जो है उसको समाज को संदेश देने के लिए कविता की जरूरत नहीं है। कविता से आप समाज को संदेश देना ये एक सेकेंडरी काम है कविता का, बिहारी के अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूं। तो बिहारी का मानना था कि कविता रस और आनंद का साधन है। जब तक कविता में रस मिल रहा है, जब तक आनंद मिल रहा है लोगों को, तब तक कविता ठीक है। और जैसे ही वो ज्ञान देने पर आ गई तो बिहारी की नजर में वो कविता फिर कविता नहीं रह जाती है।
उनका ही दोहा है, देखिए, तंत्री नाद कवितरस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। ठीक है, तो तंत्री नाद कवितरस सरस राग अतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। मतलब इसमें बिना डूबे ही वो लोग तैर जाते हैं, पार हो जाते हैं, जिनका पूरा का पूरा अंग उसमें डूब गया हो। ये कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कविता जो है वो रस, राग और रति, इस तीन चीजों को ध्यान में रखकर बिहारी ने कविता लिखी है, वो क्योंकि खुद ही ऐसा कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करें, ये देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि बिहारी का काव्य के संबंध में दृष्टिकोण क्या था। तो रीतिकाल के अधिकतर कवियों का दृष्टिकोण तो भाई वही था कि किसी न किसी तरह से कविता से उनको अपना धन चाहिए, वैभव चाहिए, इसलिए लोक मंगल का जो भाव आपको देखने को मिला था मध्यकाल की कविताओं में, आदिकाल की कविताओं में, वो आपको रीतिकाल की कविता में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मध्यकाल में भी आपको देखने को मिला था लोक मंगल, मध्यकाल में हमने तुलसी की लोकमंगल की भावना के बारे में चर्चा किया, कबीर की चर्चा किया, तो इन सब में लोकमंगल की भावना थी। मगर रीतिकाल आते आते क्योंकि कविताएं भोग प्रधान हो गई हैं और धन कमाना ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है कवि का, दरबार में धन कमाना, इसलिए वो कला को, कविता को केवल रस और आनंद पैदा करने का एक साधन मात्र मानते हैं। ठीक है, अब हम बात करें बिहारी के काव्य में श्रृंगार का पक्ष क्या है, बिहारी के काव्य में श्रृंगार कितना है। तो देखिए यहां पे देखिए, सबसे पहली चीज देह वर्णन, जो बिहारी ने देह वर्णन किया है, नायक और नायिका का इन्होंने चित्रण किया है। तो नायिका का इन्होंने नखशिख श्रृंगार का वर्णन किया है, मतलब पैर से लेकर सर तक प्रत्येक अंगों का निरूपण करते हुए उसके श्रृंगार की बात इन्होंने कही है, उसके सौंदर्य के बारे में चर्चा की है। नायिका के अंगों की चमक कैसी है, यह उन्होंने वर्णन किया है इस दोहे में। आप देखिए यहाँ पे दोहा क्या है, अंग अंग नग जगमगति, अंग अंग नग जगमगति, दीप सिखासी देह दिया बुझाए वह रहो बड़े उजेरोगे। यानी कि जो नायिका के शरीर की चमक है वो इतनी अधिक है कि दिया बुझा दिया जाए तब भी उसके शरीर से जो चमक आ रही है वो काफी है, वो बहुत ज्यादा है, दीपक जलाने की जरूरत नहीं है, इतना चमकता दमकता नायिका का शरीर है, ये कहना चाहते हैं। ऐसे ही कई उदाहरण दिए हैं बिहारी ने अपने दोहों के माध्यम से, ऐसे कई उदाहरण दिए हैं, और कहीं कहीं तो वो बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं। अब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कहाँ किया है बिहारी ने, तो देखिए नीचे वाला, ये वाला आप दोहा देखिए जो यहाँ पे दोहा है, पतरा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्योई रहे आनंद ओप उजास। ये अतिशयोक्ति का, सौंदर्य वर्णन में अतिशयोक्ति की पराकाष्ठा है। कहते हैं पतरा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्योई रहे आनंद ओप उजास। यानी नायिका के मुख का सौंदर्य और उसका तेज इतना अधिक है कि वहां उसके घर के आसपास हमेशा पूर्णिमा ही रहती है, पूर्णमासी जिसको कहते हैं, पूर्णिमा यानी कि जिस दिन पूरे चांद की रात होती है। तो वो कहते हैं कि आनंद ओप उजास, नायिका के मुख से जो तेज आ रहा है, उसके शरीर से जो तेज आ रहा है, देह से जो चमक आ रही है, उससे पूरे उसके आसपास के क्षेत्र में इतना ज्यादा उजियाला है कि आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि पूर्णिमा ही है। आपको यदि तिथि जाननी हो तो आपको वहां पतरा देखकर ही तिथि का अंदाजा लग सकता है। तो बिना पतरा के कौन सी तिथि है इसका अंदाजा नहीं लग पाएगा, क्योंकि नायिका जो है वो इतनी ज्यादा सुंदर है कि उसके चमक के कारण ही हमेशा पूर्णिमा रहती है वहां पे। देखिए क्या मतलब पराकाष्ठा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी जो कविताएं हैं वो अनुभाव केंद्रित है। अब अनुभाव क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए अनुभाव क्या है, सिंपल तरीके से अगर हम अनुभाव को समझने की कोशिश करें तो अनुभाव का अर्थ है मन के भावों की अभिव्यक्ति। कोई व्यक्ति अपने मन के भावों को कैसे अभिव्यक्त करता है, इसे ही अनुभाव हम साधारण तरीके से अनुभाव केंद्रित होना कह सकते हैं। हालांकि अनुभाव का जो संबंध है वो रस सिद्धांत से है। रस, देखिए अगर इसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में कहूं तो देखिए ऐसे कहेंगे, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत जब दर्शक का स्थायी भाव मंच पर जुटाए गए विभावों, अनुभावों और संचारी भावों की क्रिया प्रतिक्रिया से परिपाक की स्थिति में आता है तो रस की निष्पत्ति होती है। अब ये तो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया, इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो आसान भाषा में समझिए कि अनुभाव जो है वो अभिनय है। अनुभाव जो है वो आप कह सकते हैं कि अभिनय का एक पर्यायवाची शब्द है अनुभाव, और ज्यादा कुछ नहीं है। अब अभिनय भी कई तरीके से किया जाता है।
अभिनय के बेसिकली दो तरह के अभिनय के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला प्रकार जो अभिनय का है उसको हम कहते हैं यत्नज करना। तो अभिनय का पहला प्रकार, अनुभाव का पहला प्रकार है यत्नज अनुभाव और दूसरा है अयत्नज अनुभाव, यानी कि यत्नज अभिनय और अयत्नज अभिनय। अब ये क्या है? तो यत्नज अभिनय का मतलब होता है कि अभिनेता को कोई किरदार अगर अदा करना है तो वो अपने प्रयत्न से, यानी अभिनेता के प्रयत्न करने पर, अभिनेता की कोशिश पर क्या होगा, वो अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर पाएगा अपने कोशिश पर। अब देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा है अयत्नज। अयत्नज का मतलब होता है कि अभिनेता को प्रयास नहीं करना है एक्टिंग करने का, अभिनेता अभिनय करने का प्रयास नहीं करेगा, बल्कि अभिनय की प्रक्रिया में वो इस प्रकार खो जाएगा कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो किसी प्रकार से अभिनय कर रहा है। जैसे इसके जो अगर एग्जाम्पल के रूप में जो अनुभव का प्रमुख उदाहरण है वो है अश्रु, जड़ता, मूर्छा हो जाना किसी को अभिनय करते समय। तो ये सारी चीजें क्या है, ये अयत्नज है। यत्नज यानी यत्न करने पर जो अभिनय हो उसे यत्नज कहेंगे, और अयत्नज यानी बिना यत्न के, ये बिना यत्न के हैं, भावनाओं के कारण। इसमें व्यक्ति जो है वो पृथक होने का बोध नहीं कर पाता है, भावना और व्यक्ति मिलकर एक हो जाते हैं ऐसी कंडीशन में जिसको चाह कर भी प्रयास पूर्वक व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसको हम कहते हैं अयत्नज। तो ये अनुभव था। अब बिहारी की रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो बिहारी की रचनाओं को मैंने कहा कि अनुभव केंद्रित है। तो भाई अनुभव केंद्रित क्यों है? देखिए, अनुभव केंद्रित ऐसे हैं कि इनका काम क्या है, दरबार में चमत्कार उत्पन्न करना है, दरबार में चमत्कार उत्पन्न करना है। अब चूंकि ये दरबारी कवि हैं, इनको धन की आवश्यकता है, धन के ही लिए ये काम कर रहे हैं, और जो रसिक लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनके पास टाइम कम है, टाइम कम है, आपको आनंद उतना ही देना है। तो ऐसे समय में आपको कोई ऐसा छंद चुनना होगा जो छोटा होता हो। इसलिए अगर आप महाकाव्य लेकर बैठ जाए किसी दरबार में, आप महाकाव्य सुनाए, भले वो श्रृंगार परक महाकाव्य क्यों ना हो, तो वो एक तरह से बोरियत महसूस होगा उस आदमी को, क्योंकि उसको कम समय में, राजा जो है, सामंत जो है, उसको कम समय में ज्यादा आनंद चाहिए। तो इसलिए छोटे छंद को चुना इन्होंने, दोहा छंद को चुना। अब छोटे से छंद में विभाव और अनुभाव दोनों ही समाहित करने पर चमत्कार उत्पन्न नहीं होगा। अतः केवल अनुभाव केंद्रित रचना किया है बिहारी ने। बिहारी ने अनुभव केंद्रित रचना क्यों किया है? एक तो इन्होंने छोटा छंद चुना, छोटे छंद में इन्होंने क्या चुना भाई, तो इन्होंने दोहे का चयन किया। अब अगर इस छोटे से छंद में वो विभाव पक्ष को भी लाने की कोशिश करेंगे और अनुभव को भी लाने की कोशिश करेंगे, तो ये पूरी तरह से छोटे छंद में संभव नहीं है कि अच्छे से बैठ पाए। इसलिए ज्यादा चमत्कार पैदा करना, कम समय में चमत्कार पैदा करना, तो किसी एक चीज को ही वो ले सकते हैं, तो इसलिए वो अनुभव को सेलेक्ट करते हैं। और उदाहरण देखिएगा, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन हिसो बात। यहाँ पर अनुभव की सघनता है, इतने ज्यादा अनुभव आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे श्रृंगार का वर्णन किया है, इसमें इन्होंने 7 शब्द हैं। देखिए, पहली पंक्ति में 7 शब्द हैं और 7 शब्द किसी न किसी अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, हर एक शब्द अलग अलग अनुभव को दिखा रहा है, और 7 शब्द की पहली पंक्ति में 7 अलग अलग अनुभव का वर्णन ये दिखाता है कि बिहारी की रचनाएं अनुभव केंद्रित हैं। ठीक है, अनुभव केंद्रित है। आगे बढ़ते हैं। अनुभवों की अधिकता के कारण बिंब की उत्कृष्ट योजना। चूंकि अनुभव इनकी कविता में, इनके जो दोहे हैं उसमें अनुभव अधिक है, इसलिए नायक और नायिका की जितने भी अनुभव है ना, ये संबंध नायक और नायिका की चेष्टाओं से इनका संबंध बनता है, और इसके कारण इसमें बिहारी को महारत हासिल है। बिहारी इसी के लिए जाने जाते हैं, कम शब्दों में अपनी सारी बात को कह देना, और ऐसे कहना कि उनके दोहे को पढ़ते समय आपके सामने विजुअल एक उपस्थित हो जाए, आपको दिखने लगे कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे देन कहे नट जाए। तो इस तरह से ये देखिए, नोक झोंक का चित्रण इन्होंने यहाँ पे किया है। अब नोक झोंक क्या है, इसमें जो नायिका और नायक कौन है, तो नायिका इसमें है राधा, और नायक जो है वो है कृष्ण। ठीक, नायिका क्या करती है, यानी राधा क्या करती है कि कृष्ण की मुरली को छिपा देती है, और इसके बाद इस प्रक्रिया में होने वाली उसकी खोज की जा रही है, और उस प्रक्रिया में, यानी मुरली को खोजने की प्रक्रिया में जो नोक झोंक हो रही है उसका वर्णन किया गया इस दोहे में। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन हंसे देन कहे नट जाए। आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करें कि बिहारी के श्रृंगार में क्या वियोग का वर्णन भी है, क्या बिहारी ने वियोग श्रृंगार भी लिखा है। देखिए, दरबारी कवि अधिकतर श्रृंगार लिखेंगे, उसमें संयोग श्रृंगार लिखेंगे। वियोग कम लिखा गया है, ये वियोग जो है ये कम लिखा गया है, पर बिहारी ने लिखा है और ऐसा लिखा है कि चमत्कार ज्यादा है, भावनात्मक कम है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिहारी ने जहां वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है वहां शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है, और वो जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है वो भावनात्मक कम है। कम भावनात्मक होने का मतलब है कि कम रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल बात नहीं है उनकी। जो उन्होंने जो वियोग श्रृंगार लिखा है, अब देखिए ये प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है। इत आवत चली जात उत, इत आवत चली जात उत चली छह सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासिन साथ। इसका मतलब देखिएगा, मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूं तो आपको लगेगा कि ये भावनात्मक कम है, चमत्कारिक ज्यादा है। अर्थ सुन के मजा आएगा मगर प्रैक्टिकल बात नहीं है। अब देखिए क्या है, इत आवत चली जात उत चली छह सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासिन साथ। इतना अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। नायिका यहाँ नायक से बिछड़ गई है और उसको याद करती है। जब वो एक इतनी कमजोर हो गई है नायिका याद करते समय, मतलब उसके वियोग में, नायक के वियोग में नायिका इतनी कमजोर हो गई है कि वो एक सांस लेती है तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है। इत आवत चली जात उत चली 6-7 हाथ, माने एक सांस लेने में वो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है, और जब सांस छोड़ती है तो फिर 6-7 हाथ आगे चली जाती है। इतनी कमजोर हो गई कि मतलब सांस से भी आगे पीछे हो जा रही है। और ये जो इसकी स्पीड है नायिका की, ये झूले की गति के समान है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। सांस लिया पीछे चली गई 6 हाथ, सांस छोड़ा 6 हाथ आगे चली गई, झूले जैसी झूल रही है। तो ये अतिशोक्तिपूर्ण, हाँ पढ़ने में मजा आ रहा है। इतियावत चली जात उत चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन हाथ साथ। पढ़ने में मजा है, समझने में भी मजा है, मगर प्रैक्टिकल नहीं है, यानी कि भावनात्मक कम है। तो ये श्रृंगार में जो बिहारी हैं, बिहारी के जो वियोग के वर्णन है वो भी चमत्कार ज्यादा पैदा करते हैं और भावना जो है वो कम पैदा करते हैं। अब हम बात करें बिहारी की भक्ति भावना कैसी है, तो देखिए बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि हैं, लेकिन इसके बावजूद बिहारी की कुछ रचनाएं आपको भक्ति प्रधान भी मिल जाएंगी। ये राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, राधा वल्लभ संप्रदाय से ये संबंधित थे। अब बिहारी सतसई जो इनकी एकमात्र रचना है, उसका जो पहला छंद है वो ही है भक्ति से संबंधित। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पड़त श्याम हरित दुति होई। लाली मेरे लाल की मैंने बोल दिया था, शायद वो गलत था उस समय। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पड़त श्याम हरित दुति होई, हरित द्युति होई। ये जो है राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या होता है कि राधा और कृष्ण इनको ज्यादा महत्व दिया गया है, और बिहारी के समय में जो इन रचनाएं ये करते थे श्रृंगार परक, उससे भी संबंधित है कि राधा और कृष्ण को ही अगर ये प्रतिमान लेकर चलें तो श्रृंगार का भी काम कर सकते हैं ये, और बाकी भक्ति का काम भी इनका हो जाएगा। तो इस तरह से इनके कई ऐसे दोहे हैं जो आपको देखने को मिलते हैं कि भक्ति भाव से संबंधित दोहे हैं। ठीक वैसे ही कुछ प्रतीकात्मक तौर पर भी इन्होंने राधा कृष्ण का वर्णन किया है। देखिए, वर्णन करना, भक्ति करना दो चीजें हैं। एक तो आप डायरेक्ट भक्ति करिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, सीधे प्रभु से आप विनय कर रहे हैं। दूसरी है कि एक इनडायरेक्ट वे में थोड़ी सी बात की जाए, ठीक है, प्रतीकों के माध्यम से बात की जाए। तो देखिए अगला ये जो दोहा आपको नीचे दिख रहा है, इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है, और कितना शानदार तरीके से किया है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अब यहां पर आप समझिए विरोधाभास क्या है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, जैसे जैसे श्याम के रंग में वो डूबते हैं वैसे वैसे वो उज्जवल होते हैं। यहाँ श्याम के रंग में डूबना काली सियाही में डूबना नहीं है। यहाँ श्याम के रंग में डूबने का मतलब है कृष्ण की भक्ति में डूबकर मन को, आत्मा को अपने पवित्र बना लेना। तो इसकी चर्चा की है, प्रतीकों के माध्यम से बात की गई है। बात करें बिहारी की सामाजिक और राजनीतिक चेतना के बारे में, तो पहले ही मैंने बताया कि बिहारी एक दरबारी कवि थे, भोग प्रधान श्रृंगार मूलक कविताएं लिखते थे, नायक नायिका के नक्सिक वर्णन करते थे और नायक नायिका का निरूपण करते थे, अंग प्रत्यंग निरूपण करते थे। इसके बावजूद अगर हम बात करें कि क्या बिहारी में जरा सी भी सामाजिक या राजनीतिक चेतना है, तो देखिए इनके अंदर सामाजिक और राजनीतिक चेतना जो है वो न के बराबर है। हम कह सकते हैं कि न के बराबर है। ये सामाजिक समस्याओं और लोक जीवन के प्रति बेपरवाह दिखाई देते हैं।
अब राजनीतिक चेतना जो इनकी है वो राजा को इन्होंने राजनीतिक दायित्व का बोध कराया। अब एक बार की कहानी है, इसमें इन्होंने क्या किया था कि राजा को बोध कराया था अपने दोहे के माध्यम से। अब देखिए क्या होता है कि आखिर ये कब की रचना है, तो देखिए ऐसा है, ये दरबारी कवि तो है मगर इसके बावजूद इसके अंदर कुछ ना कुछ राजनीतिक चेतना है। अब राजनीतिक चेतना कैसे, आप ऐसे समझिएगा, एक इनके जो राजा थे इनको पता चला कि जिनके राजा जय सिंह हैं वो एक किशोरी नायिका के प्रेम में उलझ चुके हैं। तो इसके लिए क्या हुआ कि उस उलझन से निकालने के लिए राजा को ये दायित्व का बोध कराने के लिए कि आप राजनीतिक चेतना भी है, आप जो राजा हैं तो आपको अपने प्रजा के कष्ट के बारे में भी समझना है। तो उन्होंने एक दोहा लिख के भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। ये जो दोहा है ये लिखकर उन्होंने राजा जय सिंह के पास भेजा। इस दोहे को पढ़ने के बाद ऐसा माना जाता है कि जय सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया और हृदय परिवर्तन होने के बाद वो वापस आए और वापस आने के बाद राजनीति में अपना जो प्रजा के दुख सुख है उसमें उन्होंने अपना ध्यान देना शुरू किया। ठीक, इसके अलावा जो बिहारी की रचनाएं हैं वो हमें पेपर 2 में पढ़ना है। तो पेपर 2 में 100 दोहों की व्याख्या कर पाना तो संभव है नहीं, उसके लिए आपको नोट्स लेना पड़ेगा। किसी भी कोचिंग के आप नोट्स ले सकते हैं जहां हिंदी साहित्य ऑप्शनल पढ़ाया जाता है, चाहे वो दृष्टि IAS हो या फिर और विजन वगैरह के जो भी क्लासेस चलते हैं उनसे आप ले सकते हैं, जो भी आप जहाँ से भी लेना चाहें। वैसे आप किताब भी खरीदिएगा और उसके जो पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो भी आप जरूर देखते रहिएगा ताकि पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खास करके व्याख्या वाली श्रेणी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनके दोहे ही पूछे जाएंगे। व्याख्या का प्रारूप तो बिल्कुल एक ही जैसा होता है, पहले भी बताया जा चुका है कई बार प्रारूप, तो उसी प्रारूप पे आपको व्याख्या करनी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक आडंबरों का इन्होंने कैसे विरोध किया। तो सामाजिक चेतना मैंने देखिए ना कि राजनीतिक चेतना इनके अंदर थोड़ी सी थी। आप सामाजिक चेतना की बात करें तो सामंती जीवन से ये बाहर कम निकलते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी ना कभी तो समाज देखा ही होगा, ऐसा मानते हैं कोई ना कोई भी व्यक्ति है। जब महात्मा बुद्ध को उतना रोकने के बाद भी, सिद्धार्थ को रोकने के बाद भी उसको वो 3 दृश्य जो उनको देखने को 4 दृश्य मिल गए थे जिसके कारण वो प्रेरित होकर फिर महात्मा बुद्ध बने, तो वैसे ही बिहारी भी जरूर समाज में जाते होंगे, समाज की चीजों को देखते होंगे, सामाजिक कुरीतियों के बारे में जानते होंगे। तो ये जानने के बाद उन्होंने कुरीतियों पर चोट भी किया है, आडंबरों को उन्होंने अपनी भाषा में जवाब दिया है। जप माला छापा तिलक सरय न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे साचे राचे राम। तो ये जो है दिखा रहा है कि जन साधारण में जो सामाजिक आडंबर थे, धार्मिक आडंबर थे, उनके खिलाफ भी चोट इन्होंने किया। कैसे किया? जप माला छापा तिलक सरय न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। ठीक, इस तरह की बातें इन्होंने की हैं। पारिवारिक जीवन के बिखराव तथा स्त्रियों की दुर्दशा के बारे में भी इन्होंने कहा है। देखिए, हालांकि बिहारी रहते दरबार में हैं, बिहारी रहते राज दरबार में हैं, मगर उनके जो नायक और नायिका हैं वो कभी भी अपर लेवल से नहीं आते हैं, उच्च वर्ग से नहीं आते हैं। बिहारी के नायक नायिका हमेशा मध्यम वर्ग के रहते हैं। बिहारी के नायक नायिका जो हैं वो मध्यम वर्ग के रहते हैं। इसलिए मध्यम वर्ग की स्त्रियों को किस दशा से गुजरना पड़ता है, इसकी समझ बिहारी की रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। तो बिहारी के नायक नायिका मध्यम वर्ग में है और मध्यम वर्ग की नारी को किस प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं इसके बारे में है। जैसे कि यहाँ पे है, कहत इन देवर की कुमति कुलती कलह डरात पंजर गत मंजार ढिग सुकलों सूकत जात। इसमें यह दिखाया गया है कि एक नायिका है जो कि अपने घर में रहती है, अपने पति के घर में रहती है, तो वहां उसको कष्ट ये होता है कि उसका जो देवर है वो उसके ऊपर कुदृष्टि से देखता है। इसके साथ साथ उसे परिवार की मर्यादा भी बचानी है, तो परिवार की मर्यादा को बचाने के लिए उसके ऊपर जो मानसिक पीड़ा हो रही है या जो आप कह सकते हैं एक तरह से हिंसा हो रही है, उस हिंसा को वो किस प्रकार सह रही है वो इस दोहे में दिखाया गया है। कहती न देवर की कुमत, मतलब वो किसी से कह भी नहीं रही है। कह इसलिए नहीं रही है क्योंकि उसको परिवार की मर्यादा को भी बचाना है। तो इन सारी चीजों को बिहारी दिखाते हैं। अंधविश्वासों पर भी इन्होंने बात की है और पारिवारिक जीवन के बिखराव के बारे में भी बात की है। इसके साथ साथ वे ज्योतिष के पाखंड के बारे में भी कहते हैं। ज्योतिष के पाखंड में ये देखते हैं कि अब वहां पे देखिए उन्होंने एक दोहा लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं किताब से देखकर, बाकी आपको अगर नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। चित्त पितुमारक जोग सुगुण, चित्त पितुमारक जोग गुण, भयो भये सुत योग, फिर हुलस्यो जिय जोय से समुझे जारज जोग।
आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। आपके नोट्स अगर किसी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स लेंगे, दृष्टि के नोट्स लेंगे, उसमें भी ये दिया हुआ है, मैंने देखा है। तो इस तरह की चीजें हैं। बिहारी के बारे में हमने देखा कि बिहारी की भक्ति भावना क्या है, राजनीतिक चेतना क्या है, बिहारी पारिवारिक जीवन के बिखराव और स्त्रियों की दुर्दशा के बारे में किस प्रकार का चित्रण करते हैं। यह भी देखा कि बिहारी के जो नायक नायिका हैं वो किसी राजघराने के नहीं हैं, वो बल्कि साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष क्या निकालें। निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि हैं, परंतु उन्होंने कहीं कहीं पर समाज की कमियों पर भी चोट किया है, कहीं कहीं पर उन्होंने राजनीतिक दायित्व का भी निर्वहन किया है अपने कविता के माध्यम से, और भक्ति की रचनाएं भी उन्होंने कहीं कहीं पर की हैं। और इन सारी चीजों का उदाहरण मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको बता दिया है। तो आप अगर पिछले स्लाइड से वो उदाहरण लेकर और तब इस तरह के निष्कर्ष लिखते हैं तो आपका वो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसका आंसर राइटिंग आपका अच्छा हो जाएगा। अब हमने ये सारी बातें की, अब हम बात करें बिहारी का शिल्प पक्ष क्या है। कविता का एक शिल्प होता है, बिहारी का शिल्प क्या है। तो बिहारी का अगर हम शिल्प के मामले में बात करें तो बिहारी लाल जो हैं वो सबसे अग्रणी कवियों में आते हैं। रीतिकाल ही नहीं बल्कि सारे कालों को मिला दिया जाए तब भी शिल्प की दृष्टि से बिहारी जो है वो अग्रणी कवियों में आते हैं। बिहारी मुक्तक रचते हैं, बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। भाषा की बात करें तो बिहारी की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, पूर्वी और बुंदेलखंडी से प्रभावित ब्रज भाषा है। ठीक है, कविता इनके लिए रोजगार है, कविता इनके लिए पुरस्कार राशि है, कविता इनके लिए धन का साधन है, कविता इनके चित्त को आनंदित करने के लिए है। इसलिए इनसे समाज की बात करना, लोक मंगल या लोक भावना की ज्यादा अपेक्षा रखना बिहारी से ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो रीतिकाल के जितने भी कवि हैं सारे लोगों ने लिखा, लेकिन बिहारी का मुकाबला शिल्प की दृष्टि से कोई नहीं कर सकता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक स्टेटमेंट है, आपको यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ स्टेटमेंट है, आप देखिए। ये कहते हैं कि ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक दोनों स्तरों पर कविता की यह भाषिक तराश रीतिकालीन मनोवृत्ति और मध्यकालीन कला की बारीक पसंदी के समानांतर चलती है। इसी संदर्भ में बिहारी को रीतिकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। यानी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार जो बिहारी लाल हैं वो रीतिकालीन काव्य भाषा के प्रतिनिधि हैं। क्लियर है? आपको पूरा स्टेटमेंट याद करना है, पूरा स्टेटमेंट कोट करना है जब आप आंसर लिखेंगे। मैंने लास्ट वाला स्टेटमेंट भी बताया और पूरा स्टेटमेंट भी। बात करें कि आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ये कहते हैं कि चलती भाषा है, परिमार्जित परिष्कृत भाषा नहीं है, चलती भाषा है, चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। यानी शुक्ल जी भी ये मानते हैं कि जो शिल्प और भाषा है बिहारी की वो बहुत शानदार है। समझ में आ गई बात आपको? अब देखिए इसमें भाषा में क्या किया है इन्होंने। भाषा में आप ऐसे समझिएगा कि मैंने बताया कि ब्रज भाषा है और कुछ पूर्वी और बुंदेलखंडी का प्रयोग भी इन्होंने किया है, कि पूर्वी हिंदी से प्रभावित इनकी भाषाएं भी हैं। जैसे आप देखिए ये जो शब्द था एक छाहों, ये जो छाहों शब्द है ये बुंदेलखंडी भाषा का शब्द है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में बोले जाने वाली बुंदेली भाषा का शब्द है। तो इस तरह से इन्होंने कई ऐसे प्रयोग किए हैं। लेकिन इनकी जो ब्रज भाषा है वो बहुत बड़ी इनकी शक्ति है। वो क्या शक्ति है? वो है शब्दों की तराश। शब्दों को इतने शानदार तरीके से ये सेट करते हैं किसी पंक्ति में। जैसे आप एग्जांपल नहीं समझिए, कहत नटत रिझत खिलत वाला या फिर झमक झमक टहले करे। तो ये जो इनके उदाहरण हैं, अगर आप आंसर अगर आप लिखेंगे तो आप उदाहरण के साथ लिखेंगे। कोई भी वाक्य ऐसे जनरलाइज नहीं लिख देना है ना, तो जनरलाइज नहीं लिखना है तो उदाहरण के साथ देना है। जैसे कि आप जीएस में फैक्ट इंक्लूड करते हैं वैसे हम लिटरेचर में उदाहरण इंक्लूड करते हैं। तो उदाहरण के साथ साथ लिखेंगे। और ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और आचार्य शुक्ल का, ये भी हमें लिखते रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें बिहारी की बिंब योजना के बारे में। आधुनिक समीक्षा जब की जाती है, मतलब आज के समय में बिंब आधुनिक समीक्षा का प्रतिमान है। कहा जाता है कि आधुनिक काल में जो समीक्षा की जा रही है उसमें बिंब योजना का काफी महत्व है और इसके बारे में काफी लोगों ने बात भी किया है। हिंदी में इसको चित्र भाषा भी कहते हैं कई लोग। यानी कि इसका मतलब है, बिंब का मतलब क्या होता है? बिंब का मतलब है कि मन में छवि बन जाए आपके। जो पाठक है
वो किसी चीज को पढ़े तो उसके मन में छवियां निर्मित होने लगे, छवियां बनने लगे, इसी को कहते हैं कि बिंब योजना। बिहारी के हर दोहे में बिंब का चमत्कार है। उनका कोई दोहा पढ़िए तो आपके सामने एक दृश्य उपस्थित होगा। जब वो दोहा कहते हैं, जब उनके दोहे हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने वो दृश्य उपस्थित होने लगता है, इसी को कहते हैं बिंब योजना। आप कहत नटत रिझत खिजत देखिए तो आपको एक नायक और एक नायिका दिखेंगे, दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप दिखेगी, तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको सामने दिखाई देने लगे, ये बिंब योजना है। और इसमें भी बिहारी के बारे में यही कह सकते हैं कि बिहारी की बिंब योजना भी बहुत शानदार है। पाठक के मन में छवियां अपने आप निर्मित होने लगती हैं। सभी ज्ञानेंद्रिय के सभी स्तर पर ये जो छवियां हैं वो अपने आप सक्रिय होने लगती हैं। ठीक है, अब देखिए, सूर और निराला के अलावा कोई अन्य बिंब योजना में उनके आगे नहीं ठहरता। ये कहा गया है कि उनके आगे बिंब योजना में ठहरने वाले एक तो सूरदास हैं और एक निराला है। सूर के बारे में हमने पढ़ लिया है, सूर की बिंब योजना प्रतीकात्मकता हमने देख ली है, तो आप उस वाले लेक्चर से कंपेयर करिएगा और इसको कंपेयर करिएगा तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें अलंकार योजना की, तुलसीदास की अलंकार योजना की। देखिए, मैंने ये बहुत शॉर्ट में बताया है बिंब वाली बात, आपको इसको सही से समझना होगा। बिंब का कारण क्या है? बिहारी के काव्य में इतनी सघनता के साथ बिंब है, तो इसका कारण क्या है? इसके कई कारण है। पहला कारण है कि इनको दरबार में कविता पढ़नी है, वाहवाही लूटनी है। वाहवाही कैसे आप लूटेंगे? जब आप अधिक शानदार तरीके से अपनी बात को रखेंगे, दरबारी माहौल में शानदार तरीके से बात रखेंगे, तो जो सुनने वाला है देख वो आपकी कविता सुनकर वो उसको विजुअलाइज होगा, और जब उसको विजुअलाइज होगा तब क्या होगा? वो खुश होगा, और खुश होगा तो आपको धन देगा। और आपका काम क्या है? आपका काम यही है कि धन, क्योंकि आप खुद ही कहते हैं तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। तो इनका खुद ही कहना ऐसा है। मुक्तक रचते हैं, छोटी छोटी कविताएं हैं, अनुभव होते हैं, तो इससे अपने आप ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। आप ऐसे भी देखिएगा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल अली कली हिंसो बिंधियो आगे कौन हवाल। इसमें भंवरे के प्रतीक देखिए, राजनीतिक संकट का जिक्र किया गया था इसमें, और राजनीतिक संकट का जिक्र किया गया है एक भंवरे के माध्यम से, एक भंवरा और एक कली। इसके बारे में यहाँ पे भंवरा कौन है? यहाँ राजा को कहा गया जयसिंह, राजा जयसिंह को भंवरा कहा गया, और वो जो नायिका है किशोरी नायिका उसको कली कहा गया। इसके माध्यम से दिखाया गया है कि भंवरा जो है वो तो कली से ही बिंध्या हुआ है। तो इस कंडीशन में राजा का राज जो है वो खतरे में है, राजा का राजकीय दायित्व जो है वो खतरे में है। समझ में आ रही है? तो इसी को कहते हैं बिंब। अब हम बात करें अलंकार योजना के बारे में, तो बिहारी अलंकार भी बहुत शानदार तरीके से प्रयोग करते हैं। शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों हैं। जैसे झमक झमक टहले करें, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, इसमें भी अनुप्रास है। कैसे अनुप्रास है? देखिए, अंतिम वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत और ये लजियात। इसमें आप देखिए जो मैंने बनाया त जो आ रहा है वो हर बार शब्द के अंत में त आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने कई तरह के अलंकारों का प्रयोग। यमक अलंकार कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका या खाए बहुराए जगवा पाए बहुराए। अन्योक्ति का प्रयोग इन्होंने किया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। अब अन्योक्ति क्या होता है? अन्योक्ति का मतलब है प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष का वर्णन। भंवरे और कली के प्रतीक के माध्यम से राजा को यह दिखा देना कि राजा तुम भंवरे हो और वो लड़की जो है वो कली है, और तुम दोनों के मिलन से राजनीतिक दायित्व तुम्हारा जो है वो समाप्त हो रहा है। राज्य के प्रति आपकी जो दायित्व है आपका वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये बताना अन्योक्ति के माध्यम से, इसको कहते हैं अन्योक्ति अलंकार। प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष की बात करना। वैसे ही अतिशयोक्ति अलंकार है। इति आवत चली जात उत चली छह सातक हाथ चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासिन साथ। यानी नायिका विरह में इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि वो सांस लेती है तो 6 हाथ पीछे जाती है, सांस छोड़ती है तो 6 हाथ आगे चली जाती है, और झूले ऐसी झूल रहे, उसका पूरा जो शरीर है वो झूले ऐसा झूल रहा है। तो यह अतिशयोक्ति अलंकार है। उपमा अलंकार अंग अंग नग जगत मदि दीप सिखासी दे दिया बुझाए वह रहो बड़े उजोरोगे। यहाँ पे आप उपमा देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि बिहारी सतसई के बारे में। सतसई परंपरा
और सतसई परंपरा में बिहारी का क्या स्थान है, बिहारी सतसई का क्या स्थान है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो बात करें सतसई है क्या, वास्तव में सतसई है क्या। तो देखिए, हमने ये सुना होगा आप लोगों ने भी, एक होता है दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, ये सारी चीजें आप लोग सुनते हैं। कहीं कहीं पे बावनी सुनते हैं, कहीं चालीसा, जैसे शिव बावनी के बारे में सुना था, तुलसी हनुमान चालीसा के बारे में सुना है। वैसे ही सतसई है। आपने सप्तशती के बारे में, दुर्गा सप्तशती के बारे में सुना होगा। तो दरअसल बेताल पचीसी के बारे में, सिंहासन बत्तीसी के बारे में, ये क्या है? कहीं ना कहीं से संख्या मूलक नामकरण है। हिंदी साहित्य की रचनाओं में, खास करके हिंदी साहित्य की रचनाओं में नाम जो है, कई प्रवृत्तियों का, कई रचनाओं का जो नाम है वो संख्या मूलक है। जैसे अब चालीसा हो गया, बावनी हो गया, बत्तीसी हो गया, पचीसी हो गया, तो ये सारे, उद्धव शतक हो गया, सप्तशती है। अब बात करें कि ये कहां से निकल के आया, ये संस्कृत से निकल के आया। सप्तशती आपने सुना होगा। सप्तशती शब्द जो है, इसी का तद्भव रूप है सतसई। तो ये तत्सम है, सप्तशती जो है यह है तत्सम। और इसी के अगर हम तद्भव की बात करें तो इसका तद्भव हो जाएगा सतसई। ठीक है। तत्सम क्या होता है? संस्कृत के वे रूप जो हिंदी, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में भी ठीक वैसे ही प्रयोग कर लिए जाएं। और तद्भव का मतलब है कि भाव सेम रहे मगर शब्द बदल जाएं। तो वैसे ही सप्तशती को सतसई कर दिया गया। समझ रहे हैं आप? इस बात को समझिएगा, मैंने बता दिया। सतसई परंपरा की शुरुआत कहां से हुई? अब देखिए, राजा हाल सातवाहन ने लिखा था गहा सतसई, ये प्राकृत भाषा में थी। संस्कृत में सप्तशती के बारे में बात की गई। संस्कृत में लिखी गई आर्य सप्तशती, ये गोवर्धनाचार्य के द्वारा लिखी गई आर्य सप्तशती। हिंदी में सतसई की शुरुआत कहां से हो रही है? तो हिंदी में सतसई की शुरुआत तुलसीदास के समय में हुई। तुलसीदास ने तुलसी सतसई लिखा। कुछ और भी सतसई आए, जैसे विक्रम सतसई हो गया, भूपति सतसई है, रहीम सतसई है, मतीराम सतसई है, वृंद सतसई है। मगर हिंदी में सतसई की शुरुआत किसने की, आरंभ किसने किया? तो वह तुलसीदास ने किया। लेकिन अगर प्रश्न ये उठे कि सतसई परंपरा में सबसे प्रमुख कवि, सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माने, तो निर्विवाद रूप से हम बिहारी सतसई को सतसई परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना मान सकते हैं और बिहारी को सर्वश्रेष्ठ सतसई के रचनाकार मान सकते हैं। ठीक है। अब आप समझिए, बिहारी को हम मान सकते हैं, मैंने डिस्कस किया। इसमें आपको एक चीज समझना है कि क्यों माने। तो देखिए, यहां पे कहा गया है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, सतसैया के दोहरे, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर। ज्यों नाविक के तीर देखन में छोटे लगे। देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। ये बिहारी सतसई के बारे में कहा गया है कि बिहारी की जो सतसई है, इसके जो दोहे हैं वो देखने में तो छोटे लगते हैं मगर वो नाविक के तीर के जैसे हैं, बहुत गंभीर घाव करते हैं। तो छोटी चीज में, छोटे वाक्यों में, छोटी छोटी पंक्तियों में गहरी बात कह देना, गागर में सागर भरने वाला काम करना, ये बिहारी सतसई में हमें देखने को मिलता है। हम बात करें बिहारी सतसई सर्वश्रेष्ठ है, हमने अभी डिस्कस किया ना कि सर्वश्रेष्ठ है। तो आखिर सर्वश्रेष्ठ है तो क्यों है? इसके पीछे भी कुछ कारण होगा। देखिए, कारण यहाँ पे क्या है? प्रमुख दो कारण है। पहला कारण यह है कि जितनी भी सतसइयां और पहले की लिखी गई हैं वो किसी न किसी एक विषय को लेकर लिखी गई हैं। जैसे कोई एक विषय उठा लिया, उस पे सतसई लिख दी। जबकि बिहारी की सतसई जो है ये किसी एक विषय को लेकर नहीं चलती है, अलग अलग विभिन्न विषयों के बारे में एक ही ग्रंथ में, एक ही रचना में सबका जिक्र कर देना, सबका उल्लेख कर देना, ये है इसकी विशेषता। बात देखिए, रहीम ने भी सतसई लिखा, रहीम सतसई, लेकिन रहीम सतसई जो है उसमें केवल नीति परक है। ठीक, उसमें केवल नीति वगैरह के बारे में, भक्ति के बारे में बात की गई है। लेकिन बिहारी सतसई में श्रृंगार भी है, धार्मिक आडंबरों की कुरीतियां भी हैं, परिवार की व्यवस्थाओं पर चोट, परिवार के बिखराव की बात जो है उस पर चोट भी की गई है।
एक तो कारण ये है। तो पहला कारण क्या है? विविध विषय, विविध विषय, इसको आप कहेंगे मल्टीपल थीम, कई तरह के थीम का प्रयोग किया है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है कि इसका जो शिल्प है वो इसका दूसरा कारण है। शिल्प जो है वो सबके शिल्प पर बहुत शानदार तरीके से है। और ब्रजभाषा में जो, अगर हम सूरदास की बात करें तो सूरदास के दोहे जो होते थे वो संगीतमय होते थे, उनको गाया जा सकता था। ठीक वैसे ही बिहारी के दोहों को भी गाया जा सकता है, ये सबसे खास बात है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक स्टेटमेंट है, वो आप सुन लीजिए, वो आप लिख भी लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि उर्दू शायरी में जो सादगी का चमत्कार मिलता है उसी को टक्कर देता हुआ चमत्कार बिहारी ने शब्दों की तराश से पैदा किया है। ठीक है, शब्दों की तराश से पैदा किया है। ग्रियर्सन ने यह कहा था कि यूरोप की एक भी रचना बिहारी सतसई के टक्कर की रचना नहीं है। तो इस तरह से आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया बिहारी लाल के बारे में। अब इसमें व्याख्या का प्रारूप क्या होगा, मैं एक बार इसमें लास्ट में फिर से बता भी दे रहा हूं, व्याख्या प्रारूप कैसे होगा। तो देखिए, व्याख्या में सबसे पहले आप एग्जांपल लीजिए, कहत नटत रीजत खिलत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन हिसो बात। इसी की अगर हमें व्याख्या करनी हो, मैं यहां लिख रहा हूं कहत नटत, अब आप समझ जाइएगा, आगे मैं नहीं लिख रहा हूं। कहत नटत रीजत खिलत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन हिसो बात। अगर इसकी व्याख्या करनी हो तो आप कैसे करेंगे? देखिए, व्याख्या ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे कि उपर्युक्त दोहा रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी लाल के द्वारा रचित है। इस दोहे को बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। बिहारी सतसई 713 दोहों का एक संकलन है। ठीक हो गया। उसके बाद अब इसका संकलन किसने किया? तो पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया था, वो भी आप लिख देंगे। उसके बाद हम आएंगे कि प्रसंग क्या है। तो इसमें प्रसंग क्या है कि बिहारी जो है वो रीतिकाल के कवि हैं, तो सामंतवादी व्यवस्था में उनका जो पूरा अटैचमेंट है राज दरबार से, वो सब सामंतों से है। और इसके लिए उनकी जो रचनाएं हैं उसके केंद्र में क्या है? उसके केंद्र में श्रृंगार है, नायिका का वर्णन है, और उसके केंद्र में आनंद और सुख है। इसके अलावा उन्होंने खुद भी कहा है, तो वो आप एग्जाम्पल में यहाँ देने की जरूरत तो नहीं है। तो आप ये लिखेंगे कि हालांकि बिहारी के दोहे जो हैं वो श्रृंगार की दृष्टि से ही उत्कृष्ट हैं, इसके बावजूद उन्होंने कई अलग अलग दृष्टिकोण भी अलग अलग दोहे में वर्णन किए हैं। फिर अब आप व्याख्या करेंगे, जब इसकी संदर्भ और प्रसंग के बाद जो आता है वो आता है व्याख्या। अब आप इस दोहे की व्याख्या करेंगे कि नायक और नायिका के बारे में इसमें क्या कहा है, कि पूरे एक भरे हुए भवन में नायक और नायिका बैठे हैं और उनकी इच्छा है कि वो आपस में बातचीत करें, मगर वो बोल नहीं सकते हैं वहां सबके सामने, इसलिए आंखों के माध्यम से ही वो कुछ न कुछ बातें कर रहे हैं। आंखों के माध्यम से ही जो नायिका है, वो नायक जो है वो नायिका से कुछ कह रहा है। तो पहला वाला जो है ना, कहत नटत, तो कहत का मतलब है कि नायक अपनी आंखों के माध्यम से नायिका से कुछ कह रहा है। कहत, फिर आता है नटत, यानी नायिका ने यहाँ पे मना कर दिया। फिर रीझत, कहत नटत रीझत खिजत, अब इस बात पर नायक जो है वो रीझ गया है उसके मना करने पर, इसकी वजह से नायिका जो है वो खींच गई है। खींचने का मतलब नायिका गुस्सा हो गई है। ठीक, कुछ समय के बाद फिर से संवाद शुरू होता है इनका, तो मिलत, फिर से नैन इनके आंख फिर से मिलते हैं, फिर से इनकी नजरें मिलती हैं। तो क्या है? कहत नटत रीझत खिजत, मिलत हो गया, यानी कि नजर फिर से मिली। मिलत खिलत लजियात, मिलते ही ये खिलखिलाकर दोनों हंस देते हैं नायक और नायिका, और फिर संकोच होता है तो फिर लाज उनको लगती है। तो इस तरह से ये लाज क्यों लगती है? इसलिए कि शायद किसी ने कहीं देख तो नहीं लिया। तो एक ही कविता में, एक ही दोहे में, एक पंक्ति में 7 अनुभवों का वर्णन बिहारी ने किया। यहाँ पे व्याख्या में पहले तो आप ये सारी बातें लिखेंगे, तो व्याख्या मैंने बता दी। अब व्याख्या के बाद जो आता है वो आता है विशेष। विशेष में आप क्या लिखेंगे इसमें? तो जब हम विशेष में लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि इस दोहे में, उपर्युक्त दोहे में बिहारी ने श्रृंगार पक्ष के बारे में कविता के श्रृंगार पक्ष को विषय बनाया है। नायक और नायिका के चंचलता के बारे में इन्होंने चर्चा की है। नायक और नायिका दोनों जो है वो मध्यम वर्ग से संबंधित हैं। फिर आप आएंगे कि और क्या लिख सकते हैं, तो और आप लिखेंगे कि इस दोहे में, दोहे की पहली पंक्ति में 7 अनुभव हैं, जो अनुभवों का चरम स्तर है अपने आप में एक पंक्ति में,
और एक ही पंक्ति में नायक नायिका के 7 चेष्टाओं को बिहारी ने वर्णित कर दिया है। ठीक, उसके बाद आप कहेंगे कि बिहारी की भाषा जो है वो सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बिहारी के दोहे में मौन की भाषा भी है, आंखों की भाषा भी है, संकेतों की भाषा भी है। तो ये आप लिखेंगे, इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे और जब ये फिर से विशेष जब आप लिख लेंगे 3-4 पॉइंट, तो जाके आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने आज की क्लास में क्या क्या डिस्कस किया, बिहारी, पहले तो रीति सिद्ध काव्यधारा क्या है उसके बारे में डिस्कस किया, बिहारी के बारे में डिस्कस किया, बिहारी सतसई के बारे में डिस्कस किया, क्यों सर्वश्रेष्ठ है इसके बारे में डिस्कस किया, क्या क्या चीजें हैं, बिहारी की राजनीतिक दायित्व क्या है, बिहारी की सामाजिक चेतना क्या है, बिहारी ने श्रृंगार में किस तरह के श्रृंगार का वर्णन किया है, बिहारी के वियोग श्रृंगार में कमी क्या है, ये भी हमने डिस्कस किया कि अतिशोक्ति है, अन्योक्ति का प्रयोग कहाँ किया ये भी देखा, अनुप्रास, यमक, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, इन सारे अलंकारों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया, उदाहरण के साथ हमने समझा। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।